आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे युवाओं का जो बेसब्री से इंतज़ार था शिक्षक भर्ती के लिए। आज हम एक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। शिक्षक भर्ती जो परीक्षा भी आयोजित होने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीजीटी यानी कि लेक्चरर्स के लिए, जो कि 11th और 12th के क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो लेक्चरर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रवक्ता, उनके लिए जो वैकेंसी निकली है इसकी डिटेल हम देखेंगे। यूपी पीजीटी की डिटेल कंप्लीट, जिसमें लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेटेज और जितनी भी सारी चीज़ें हैं बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। आइए, मेरा नाम है अभिषेक कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मास्टर्स ऑफ साइंस। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पर और देखते हैं सारी डिटेल। जी हाँ, हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो प्रवक्ता के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली है उसमें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, वो 9 जून से स्टार्ट हो चुका है। 9 जून से स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद शुल्क जमा करने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि, वो 9 जून से ही शुरू है। 9 तारीख से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसकी लिंक ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। आज 19 हो चुका है, 19 ऑफ जून हो चुका है, यानी कि 10 दिन बीत चुके हैं। लास्ट डेट जो देखें आवेदन करने का, वो पंजीकरण करने का यानी कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 3 जुलाई को है और ऑनलाइन पेमेंट करने का, शुल्क जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई तक है। सभी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करके फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट करने का अंतिम तिथि जो है, फाइनल इसका जो सबमिशन का डेट है वो 9 जुलाई है, ठीक है। अब अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस में 3 प्रोसेस दिखाए गए हैं। यहाँ पे 3 प्रोसेस दिखाए गए हैं। पहला, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जाके वेबसाइट पे। दूसरा, फीस का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, उसके बाद मेन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए पहले चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप पहले पूरा वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो वेबसाइट पे वहाँ पे दिखाई जाएंगी। वहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट क्लिक करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको नाम, अपना माता का, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिख जाएंगी आइकन्स। आप उसमें जाके सारी चीज़ें बॉक्सेस में भर के अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने का भी ऑप्शन मिलेगा। वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे आप करके रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें सही भरी गई हैं कि नहीं, ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ को देख लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप एक मिल जाएगी, ठीक। इस चीज़ को कंप्लीट कर लेने के बाद, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेप अपनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा फ़ीस पेमेंट, ठीक है। और फीस पेमेंट के लिए फिर से क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे नीचे दिखेगा। इस चीज़ को आपको क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो फ़ी डिपॉजिट रिक्लिनेशन ऐसा करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं, ठीक है। चाहे आप मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस पर जाके आप चाहे तो नेट बैंकिंग से, चाहे तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से, या फिर चाहे अदर पेमेंट मोड वॉलेट से, या फिर पेटीएम से, या फिर फ़ोनपे पे भी आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी अगर आपका फॉर्म कैंसिल होता है या कुछ होता है तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपना फीस, जो पेमेंट आपने किया उसको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। उसको ज़रूर प्रिंट कीजिएगा। एक्नॉलेज पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको PAR वहाँ पे मिलेगा, इसको ज़रूर से ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसी में आपको मिल जाएगी ट्रांजैक्शन आईडी। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपका हो सकता है पासवर्ड की तरह काम करे, ठीक है। कभी कभी ट्रांजैक्शन आईडी को आईडी या फिर पासवर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट को आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका आएगा थर्ड स्टेप।
उससे पहले देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए ये शुल्क कितना रखा गया है, पेमेंट यानी कि फ़ीस कितनी रखी गई है। सो अगर बात करें जनरल की यानी कि अनारक्षित की, सामान्य की, तो वहाँ पे जो आवेदन शुल्क है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस है वो 700 है, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क जो है ऑनलाइन करने के लिए 50 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन चार्जेस, नेट चार्जेस जो भी गवर्नमेंट के लग रहे हैं, सो आपको कुल मिला के 750 जनरल के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल की आपको 750 देना पड़ेगा। अगर बात करें EWS कैटेगरी की यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की, तो उसके लिए आपको 600 रुपये फॉर्म फीस और 50 रुपये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का वो प्रक्रिया शुल्क जो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो टोटल 650 आपको देने की ज़रूरत है। यहाँ पे टोटल 650 आपको देना पड़ेगा, ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की अगर बात करें, OBC की, तो आपको वहाँ पे फिर से 700 यानी कि जनरल के बराबर आपको देना पड़ेगा और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला के यहाँ पे 750 आपको टोटल देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात करें, तो SC कैटेगरी के लिए आपको 400 मेन फीस है और 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा फीस देके कुल मिला के 450 यानी कि 450 रुपये आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बात करें ST की यानी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए, ST के लिए आपको देना पड़ेगा 200 रुपीज़ मेन फीस और उसके बाद 50 रुपीज़ अलग से, यानी टोटल 250 रुपये। सो ये हो गया आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपको फ़ीस देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अलग कैटेगरीज और भी कैटेगरीज़ हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, फ्रीडम फाइटर्स हो या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हो, ठीक है, या महिला हो या फिर विकलांग हो, उनके लिए क्रम 1 से 5 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार उनको फीस में रिलैक्सेशंस मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और इसके बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में आपको मेन फॉर्म सबमिशन करना है। ठीक है। द्वितीय चरण जब पूरा हो जाएगा तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे करके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पूरा सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट को जो है उसको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट को, जैसे जन्मतिथि सही से भरना है, शुल्क का भुगतान का जो विवरण है उसको सही भरना है, पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट ID, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको उस फॉर्म में अपनी योग्यता संबंधी, एलिजिबिलिटी संबंधी, यानी कि जो भी आपने किया है, चूँकि PGT के लिए आप देख रहे हैं, सो यानी कि आपको MSc या MA पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। सो आपकी BSc की, MSc की, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट अपने साथ रखें। साथ ही साथ उनका PDF भी, स्कैंड PDF अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। स्कैंड फोटोग्राफ और PDF जरूर रखें। अपनी एक फ़ोटोग्राफ, रंगीन फ़ोटोग्राफ जो है, जो 3.5 सेंटीमीटर जो वाइड हो और 4.5 सेंटीमीटर लेंथ में उसकी लंबाई हो, ठीक है। उस वैसा आपका एक रंगीन फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। आपका एक सिग्नेचर, वो भी सेम डायमेंशंस का लगभग, लेकिन चौड़ाई जो है वो सेम रहेगी, यानी विड्थ सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और हमेशा याद रखना कि JPG फॉर्मेट में ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में ही स्कैन करके रखना है। इमेज की साइज़ जो दी गई है वो मैक्सिमम इमेज की साइज़ जो है वो कितनी है आपकी, 5 KB से लेके 30 KB तक की आपकी जो भी मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे फ़ोटो का आकार दिया गया है, साइज़ दिया गया है, ये आप देख लीजिए कि क्या साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। आपका क्लीन एंड क्लियर फोटोग्राफ चाहिए जिसकी साइज़ 5 to 30 KB के अप्रॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको यस कर देना है, डिक्लेयर करना है, पढ़ने के बाद स्व प्रमाणित कर देना है और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगर बात करें कि एज लिमिटेशंस क्या है, पहले देखिए रिक्त पद यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 624 पद टोटल यहाँ पे आपके आए हैं प्रवक्ता के लिए, ठीक है। टोटल 624 पद यहाँ पे आए हुए हैं। वर्गवार यानी कि बालक और बालिका वर्ग, 2 वर्ग हैं, दोनों वर्ग में 624 पोस्ट टोटल मिला के आए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए एज रिलैक्सेशन की, आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की, सो एज लिमिट क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2022 तक जो भी कैंडिडेट हो वो 21 ईयर्स से कम ना हो, 21 वर्ष से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स के अंदर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष से अंदर आपका होना चाहिए, तभी कैंडिडेट आपके जो हैं वो एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए वेतनमान की, तो यहाँ पे जो पे स्केल है, जो सैलरी का पे स्केल है, वो यहाँ पे प्रवक्ता के लिए दिया गया 47,600 से लेकर 1,51,100 के अराउंड यहाँ पे आपको ये पे लेवल। और पे लेवल कौन सा है, 8th पे लेवल है। ग्रेड पे
100 से स्टार्ट होता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 60 से 65,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। सो ये बहुत ही बेहतरीन जॉब, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप चीज़ में अच्छे तरीके से तैयारी करके और बेहतरीन तरीके से आप इसमें एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है। अगर बात करें रिजर्वेशन की, सो जैसे जैसे सारी रिजर्वेशन हर एक वैकेंसी में यूपीएससी देता है, जैसे यूपीएससी देता है, जो नॉर्मल रिजर्वेशन होते हैं सारे रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सो रिजर्वेशन में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी ओबीसी हैं उनको ओबीसी के हिसाब से, जो ईडब्ल्यूएस है उनको ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, सबको सारी वैकेंसीज़ का उसके रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है। अगर बात करें एग्ज़ाम सेंटर के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अगर बात करें एग्ज़ाम सेंटर की तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आप जिस ज़िले में हैं आपको उसी ज़िले में एग्ज़ाम देने का व्यवस्था मिल जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टिकट नहीं कराना पड़ेगा, दूसरी जगह जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और प्रवेश पत्र अगर आप सही नहीं ले जाते हैं तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर कहीं और जाके पेपर देने लग जाता है, गलती से इधर उधर करके, सो आपकी परीक्षा वहाँ पे रद्द मानी जाएगी, आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें भर्ती प्रक्रिया की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, सो प्रवक्ता पद चयन के लिए लिखित परीक्षा के तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना, ये जो भी लिखा हुआ है इस अधिसूचना के अनुसार आपका वहाँ पे होगा। सो यहाँ पे 85% अंक जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। ठीक है। 10% जो है वो साक्षात्कार के आधार पर मिलेंगे। ठीक है। और उसमें 85 और 10 95, 5% जो है वो विशेष योग्यताओं, जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, आपने बीएड के साथ साथ एमएड कर रखा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको वहाँ पे 5% मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है। सो इस तरीके से टोटल 100% में 85% आपका रिटन, 10% जो आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी के बारे में आपके प्रश्न किया जाएगा, 3% अंक वहाँ से मिलने वाले हैं। और अभिव्यक्ति की योग्यता, आप कितना बढ़िया एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी चीज़ को, है ना, मे बी पॉसिबल आपसे डेमो भी थोड़ा बहुत करवा लें। ठीक है। सो इस आधार पे आपको 10% मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरव्यू में, और बच गया जो 5% है वो आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी होने पे, स्पेशल एबिलिटी होने पे आपको मिलेगा। ठीक है। सो अगर बात करें यहाँ पे लिखित परीक्षा की, तो टोटल लिखित परीक्षा जो है 425 अंक के होंगे, और साक्षात्कार जो होगा यानी कि इंटरव्यू, वो 50 अंक का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। 25 अंक जो है वो रिजर्वेशन के लिए रखा गया, जो बीएड किए हैं या फिर जो बीएड एमएड और साथ साथ डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। सो ये चीज़ आप देख लीजिए। टोटल पेपर जो होगा 500 का होगा, टोटल सिलेक्शन 500 पे होगा, और इसी पे मेरिट बनेगी, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है। बात करें अगर लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में टोटल देखिए यहाँ पे 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। ये यहाँ पे क्लियरली है। 125 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 3.4 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 3.4 मार्क्स मिलेगा। और साथ ही साथ एकदम क्लियरली बताएं कि इसमें निगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक मार्किंग ज़रूर होगी। ठीक है। जैसे आप गलत उत्तर देंगे तो वहाँ पे 1/4 आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है। पेपर सॉल्व करने की जो टाइमिंग है, कंप्लीट टाइमिंग, वो आपको 2 घंटे की मिलेगी, यानी 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न करने होंगे। ठीक है। प्रश्न का स्वरूप जो है वो सब के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जहाँ 4 उत्तर आपको दिए होंगे, चारों में से कोई एक उत्तर सही होगा जिसको कि आपको सेलेक्ट करना है। गलत उत्तर देने पर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। साक्षात्कार हेतु जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। सो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चयन हेतु जो पैनल वहाँ पे वो किया जाएगा, वो सारे के सारे जो होंगे वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं या फिर जो भी वहाँ पे पैनल अपने आएंगे। ठीक है। अब अगर बात करें टोटल वैकेंसीज़, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ कैसे आई हुई हैं, सो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 2 वर्ग है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। ठीक है। एक बात और क्लियरली आपको बताना चाहेंगे कि बालक वर्ग के लिए तो बालक यानी कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। बालक वर्ग के लिए मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन बालिका वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट बालिका वर्ग के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें नागरिक शास्त्र यानी कि
सिविक्स की। सो सिविक्स के जो यहाँ पे टोटल जनरल वैकेंसीज 14 है, ओबीसी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 9, एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। टोटल 30 सीट यहाँ पे, टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पे है नागरिक शास्त्र में, ठीक है। दूसरा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुल 39 सीट्स हैं, कुल 39 पोस्ट हैं, जिसमें 30 जो है जनरल के लिए, 9 ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान की, तो टोटल 38 बालक वर्ग में, ये बालक वर्ग की बात हो रही है, इसके अलावा बालिका वर्ग में भी वैकेंसीज़ हैं। सो बालक वर्ग में ये वैकेंसी आपके पास सामने दिख रही है, इसको आप देखना चाहें तो गौर से पूरी वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे किस किस विषय के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से बिल्कुल देख सकते हैं। देखते हैं टोटल यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है ये बालक वर्ग के लिए 549 वैकेंसी, जिसमें 332 जनरल के कैटेगरी के लिए रिजर्व, 153 ओबीसी के लिए, 64 एससी के लिए और एसटी के लिए भी बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे शायद उतने लोग हैं नहीं, बचे नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें बालिका वर्ग की, सो बालिका वर्ग के लिए वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, गृह विज्ञान, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर बात करें प्रवक्ता पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दी हुई हैं। सो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की, सो हिंदी में आप देख लीजिए यहाँ पे जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत भी होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज, ठीक है, वाराणसी, जो कि अब संपूर्णानंद हो चुका है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, उससे आपको करना होगा, माने कि आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान होगा, यानी कि अगर आपके पास प्रशिक्षण योग्यता है तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिंदी में एमए भी और साथ साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यार्थी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। अगर आपने एमए कर लिया है संस्कृत में और हिंदी में भी एमए किया हुआ है, दो अलग अलग विषयों से एमए किया है, तो भी आपको आसानी से एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए बीए में संस्कृत नहीं लिए हैं लेकिन बाद में आपने एमए कर लिया है संस्कृत से अलग से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वरीयता होगा या फिर आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने बताया अभी 25 अंक आपको अलग से मिलेगा। सो बीएड, एमएड, पीएचडी अगर आपने किया है या फिर राष्ट्रीय स्तर पे खेलकूद प्रतियोगिता में या राज्य स्तर की प्रतियोगिता टीम में आपने भाग लिया है, सो उसके लिए आपको स्पेशल बेनिफिट 25 मार्क्स वहाँ पे आपका रिजर्व किया गया है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। अगर बात करें गणित की, तो गणित के लिए एमए या फिर एमएससी गणित से होना चाहिए, या फिर गणित में 3 वर्ष के लिए बीए ऑनर्स जो गणित विषय से किए हुए हों या बीएससी ऑनर्स भी गणित विषय से किए हों, तो वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑनर्स होना चाहिए लेकिन, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, ठीक। और ये यहाँ पे जो प्रशिक्षण जो वरीयमान है ये तो सबके लिए सेम रहेगा, सो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। बात करें गृह विज्ञान की, यानी कि होम साइंस की बात अगर करें, होम साइंस में आपको गृह विज्ञान से एमएससी या फिर गृह अर्थशास्त्र या होम इकोनॉमिक्स या गृह कला में होम आर्ट में एमए भी होना अनिवार्य है। दोनों में से कुछ भी, चाहे एमएससी चाहे एमए आप किए हों, सो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक व्यक्ति यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर उन्होंने किया है ये सारी कोर्स, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें अगर अंग्रेज़ी की, सो अंग्रेज़ी में भी सेम चीज़ वही है, अंग्रेज़ी में भी सेम बात वही है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए आपको किस विषय में, अंग्रेजी विषय में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ अगर आपने किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन की डिग्री की हो, डिप्लोमा रखी हो, तो आपको थोड़ी प्राथमिकता मिल जाएगी, ठीक है। डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने कर रखी है तो आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। बात करें अगर आर्ट की, तो आर्ट के लिए देखिए बहुत ध्यान से, इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय
लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं कला के लिए। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा और, यानी कि प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट तो होना ही होना है। इसके अलावा ये जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई एक आपको ज़रूर क्वालिफाई होना पड़ेगा। यानी ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो आप, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा किया हो, कलकत्ता का की फाइनल ड्राइंग टीचिंग परीक्षा आपने की हो, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा आपने पास की हो। और अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट और लेना है, थोड़ा प्रेफरेंस लेना है, तो उस प्रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये यहाँ पे आपके दिखाई जा रही है प्रेफरेंस के लिए ये, ठीक है। इस पर आप देख लीजिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक तो है ही है, परंतु प्रेफरेंस के लिए अगर आप प्राविधिक कला से प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उस स्तर पर प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। अब बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत विषय में एमए चाहिए आपको, यानी कि मास्टर्स ऑफ आर्ट संस्कृत विषय में आपको करना है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से उसकी डिग्री होनी चाहिए, यानी उसको आचार्य भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें वाणिज्य की, यानी कि कॉमर्स की बात करें, सो कॉमर्स में एम.कॉम आपको करना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल कहलाएंगे। बात करें अगर कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर थी, तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से एमएससी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यानी आप अगर किए हो तो आप एलिजिबल हैं। बात करें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की, तो एमए इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। एम.कॉम जो किए हैं तथा अर्थशास्त्र से बी.कॉम किए हों, ठीक है, अर्थशास्त्र सहित उनका कोई सब्जेक्ट उसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स रहा हो बी.कॉम में, वो भी एलिजिबल हैं। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स अगर कर लिया हो तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। बात करें नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की, सिविक्स में राजनीति शास्त्र से आपको एमए होना पड़ेगा, या फिर त्रिवर्षीय राजनीति शास्त्र बीए ऑनर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बात करें अगर हिस्ट्री यानी कि इतिहास की, तो इतिहास के लिए भी यहाँ पे देखिए, इतिहास से एमए होना आपको पड़ेगा। प्राचीन इतिहास, भारत में इतिहास एमए वरीमान होगा अगर प्राचीन इतिहास से आपने किया है तो, ठीक है। सो इतिहास से आपको एमए करना जरूरी है, या फिर बीए ऑनर्स अगर आपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ इतिहास से किया है तो वो भी एलिजिबल होगा, ठीक है। अगर बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बात करें, सो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में एमए या फिर से वही बीए ऑनर्स आपको होना पड़ेगा। बात करें अगर मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी से एमए या फिर एमएड, दोनों में से कोई भी अगर आपने कर रखा है तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में एलिजिबल होने के लिए आपको एमए समाजशास्त्र से यानी कि सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, सोशियोलॉजी से या फिर सोशियोलॉजी से बीए के साथ आपको ऑनर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बात करें अगर रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे योग्यता दी गई है, रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, या फिर रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स भी होगा तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये कहाँ से होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री से भी अगर आपने किया है, किसी कॉलेज से डिग्री किया है तो भी आप केमिस्ट्री के लिए पीजीटी में एलिजिबल हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो शिक्षा शास्त्र के लिए यानी कि एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन से एमए या फिर एजुकेशन से ही बीए बीएससी और एमएड होना पड़ेगा, या फिर एमए से ही अगर आपने ऑनर्स कर रखा है तो भी, एजुकेशन से अगर आपने ऑनर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर बात करें जीव विज्ञान की, सो जीव विज्ञान के लिए ये आपके पास दिख रही है जो लिखी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको दिखा गया है कि जीव विज्ञान के लिए भी आपको बायोलॉजी से जीव विज्ञान से आपको एमएससी होना आवश्यक है। यहाँ पे योग्यता लिखी गई है, आप आराम से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के लिए भी आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से आपको क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने एमएससी का भौतिक विज्ञान का स्नातकोत्तर का डिप्लोमा लिया है और उसके साथ साथ बीएससी भी किया है तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। सो इस प्रकार अगर बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो ये नोटिफिकेशन थी, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। अगले वीडियो में आप अगर किस विषय का सिलेबस जानना चाहते हैं इस चीज़ को आप कमेंट में लिखिए, सो मैं सिलेबस बाय सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उसका भी डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एजुकेशन और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए, साथ ही साथ स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे तो टीजीटी साइंस प्रवर्ग वाले और पीजीटी फिजिक्स वाले इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीजीटी के लिए फिजिक्स की
क्लासेस डेली बेसिस पे यहाँ पे चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। आप उसको लेके शॉर्ट नोट्स बना के अपनी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं और अपनी तैयारी में थोड़ा और हुनर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए आप लाइक का बटन दबाइए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार की वीडियोस लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है, सो लास्ट डेट एक बार फिर से रिमाइंडर कराएं आपको, 9 जुलाई लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। सो इससे 9 जुलाई से पहले आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए। और फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको भी इस चीज़ के बारे में ज़रूरत हो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस जानना है। और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप एक बार क्लिक करके उस चैनल को फॉलो कीजिए। उस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की जो सिलेबस है उसका PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको उस पर अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो नोटिफिकेशन है टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।